नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे, रिलेशन निकालेंगे हम बी एच एंड आई के बीच में। तो पिछली वीडियो में हमने मैग्नेटिज्म जो था वो उसके जो बेसिक था वो पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको जो है ये थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में रिलेशन पढ़ेंगे बी एच एंड आई के बारे में। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना है मटेरियल जो है किस में प्लेस है, एच क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो हमारा मटेरियल प्लेस है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलरली जो पास हो रही होंगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको मैग्नेटाइज कर रही होंगी वो होंगी बी। ठीक है, और आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अब हम पता है कि न्यू नोट एच, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट पर यूनिट एरिया ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच की वजह से जो फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, ठीक है, वो है न्यू नोट इंटू एच, और न्यू नोट इंटू आई आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या था कि मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो अपने अंदर से कितनी लाइंस को पास होने देती है, तो वो कितनी है, न्यू नोट इंटू आई। ठीक है, ये हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने काफ़ी डीपली एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ पे न्यू नोट एच और न्यू नोट आई कैसे आया। एक्चुअली ये होते क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो टोटल जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो इसके अंदर से पास हो रही हैं वो कितनी होंगी, इन दोनों का सम न्यू नोट एच प्लस न्यू नोट इंटू आई। तो यहाँ से जो न्यू नोट है वो कॉमन आ गया, तो B इज इक्वल्स टू न्यू नोट इंटू एच प्लस आई। ठीक है, और CGS ये SI में है, और CGS सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे H प्लस 4 पाई इंटू आई। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे रिलेशन बिटवीन न्यू एंड साई एम। ये हमने कल भी बताया था एक्चुअली, मतलब पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है कि साई एम इज ससेप्टिबिलिटी की कितनी जल्दी मैग्नेट जो हमारा सब मटेरियल है वो कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और न्यू जो है, न्यू क्या होता है कि कितनी लाइंस में से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से मटेरियल के अंदर से जितनी पास हो रही हैं वो होता है हमारा न्यू इज इक्वल्स टू टोटल लाइंस कितनी है एच, और कितनी उसके अंदर से पास होती हैं बी। ठीक है, और साई क्या होता है, साई होता है आई अपॉन एच। ठीक है, तो ये होता है कि भाई कितनी जल्दी मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये हमें पता है B इज इक्वल्स टू न्यू नोट एच प्लस आई। ठीक है, तो हम इसको H से डिवाइड कर देंगे, H डिवाइड इक्वेशन बाय H ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो B बाय एच इज इक्वल्स टू न्यू नोट H बाय एच, यहाँ पे 1 प्लस I बाय एच। अब हमें पता है कि I बाय एच क्या है यहाँ पे, ससेप्टिबिलिटी, तो साई 1 प्लस साई न्यू नोट, और यहाँ पे न्यू क्या था, B बाय एच इज़ न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नोट 1 प्लस साई। तो हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना था, न्यू और साई। तो न्यू और साई के बीच में रिलेशन क्या निकला कि न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नोट प्लस 1 प्लस साई एम। अब ये न्यू नोट अगर इधर बाय में डिवाइड में चला जाए तो यहाँ पे न्यू आर क्या आएगा, ये हमारा आएगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये न्यू नोट किसकी थी, फ्री स्पेस की। अब न्यू अपॉन न्यू नोट किसकी आ गई, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये कल जो था प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका बेसिक है जो आगे पूरे यूनिट में हमारा काम आएगा, तो उसमें मैंने समझाया था, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो न्यू आर किसके इक्वल आया, 1 प्लस साई ऑफ एम। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट, और CGS में हमें पता है यहाँ पे आएगा 4 पाई। न्यू इज यहाँ पे CGS में ये है तो इसको H से डिवाइड कर देंगे, इसको भी H से और इसको भी H से। B बाय एच न्यू, H बाय एच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई इंटू साई। ठीक है, तो यहीं पे जो हमारा रिलेशन है यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो
अब हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन जो है तैयार होता है। मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हो तो एक काफ़ी अच्छा यूनिट है इसकी, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। और आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि हिस्टैरिसीस लॉस, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये क्या होती है साइकिल, मतलब ये किस चीज़ की होती है? तो बेसिकली ये होती है बी और एच के बीच में जो कर्व ट्रेस होती है। बी क्या हो, बी और एच, ये हमने वैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पर फिर भी मैं अगर बताऊं तो अब हमने एक मटेरियल था उसको पहले मैग्नेटाइज किया, मतलब फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास की, एंड देन हमने उसको डीमैग्नेटाइज किया। ठीक है, तो हमें क्या देखा कि जो एनर्जी स्पेंड हुई उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने में, ठीक है, तो जो रिकवर ऑफ तो वो एनर्जी दोबारा रिकवर उतनी नहीं हुई उसको डीमैग्नेटाइज करने में। ठीक है, तो एनर्जी जितनी लॉस हुई उसको बोलेंगे हिस्टैरिसीस लॉस, और एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड एंड देन डीमैग्नेटाइज्ड, एनर्जी स्पेंट इन एक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नॉट कंप्लीटली रिकवर्ड इन एक्ट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। जितनी एनर्जी हमने उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने में दी थी उतनी एनर्जी हमें ब्रिंग बैक नहीं हुई, उतनी एनर्जी वापस नहीं हुई डीमैग्नेटाइजेशन करने पे। तो जहाँ पे वो थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हुआ उसी को बोलेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, हिस्टैरिसीस क्या होता है? लैगिंग बिहाइंड ऑफ बी टू एच, मतलब बी और एच के बीच में जो है कर्व। ठीक है, हम एच को बढ़ाएंगे और बी की वैल्यूज़ को नोट करेंगे। लैगिंग बिहाइंड ऑफ बी मतलब बी का एच के पीछे पीछे चलना। ठीक है, और हिस्टैरिसीस कर्व ग्राफ बिटवीन बी एंड एच। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और एच क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यही होता है हमारा बी एच कर्व। ठीक है, तो हमें पता है कि बी एच कर्व कैसे, देखो जैसे जैसे हम एच को इस साइड हम एच लेंगे, एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ये देखिए, तो जैसे जैसे पहले ही हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे हमने एच को बढ़ाया लाइक दिस, बी भी हमारा जो है बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया उतना उतना हमारा जो सब्सटेंस है मैग्नेटाइज हुआ। एक टाइम पे आके वो सेचुरेट हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब यहाँ पे आके वो सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेचुरेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको कम करेंगे धीरे धीरे। एच को जो हमने यहाँ तक बढ़ाया था, मैक्सिमम किया था, अब हम उसको कम करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो बी है वो पूरा वापस नहीं आता, मतलब जैसे जैसे बढ़ाया था बी बढ़ा, बट जैसे जैसे हम एच को कम कर रहे हैं तो बी जो है वो टोटली ज़ीरो नहीं आता। मतलब आना तो ऐसे चाहिए था कि बी को यहाँ पे वापस आना चाहिए था, पर बी कहाँ आया? यहाँ ऊपर। तो ये इतनी जो बची ओ सी, ठीक है, तो इसको हमें कम करने के लिए, इस बी को ज़ीरो बनाने के लिए हमने नेगेटिव डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लगाया ताकि हम बी को ज़ीरो कर सकें। माइनस एच, इसको हमने बढ़ाया, देन यहाँ पे आके जो डी पे आके हमारा ये ज़ीरो हुआ। ठीक है, तो हमने नेगेटिव डायरेक्शन में ही जब हमने फील्ड लाइंस को बढ़ाया तो हमने देखा कि ये जो बी था ये भी बढ़ा ऐसे, देन एक टाइम पे आके सेचुरेट हो गया। देन हमने इसको फिर से कम किया तो ये यहाँ पे, ये इधर ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो नहीं हुआ, ये भी यहाँ पे ऐसे, और इसको भी ज़ीरो बनाने के लिए हमने जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अप्लाई किया तो ये इधर जो है ज़ीरो आया। ठीक है, ग्राफ समझ आया कैसे आया? तो अब इसमें हम कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बच जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? बी। जब हम एच को ज़ीरो कर दें और जो बी बचा, फिर बी, यहाँ पे एच ज़ीरो है पर बी यहाँ पे कितना बचा? ओ सी। ठीक है, तो इस बची हुई को बोलते हैं रिटेंटिविटी। मैग्नेटिक फ्लक्स बी विच रिमेन प्रेजेंट इन मटीरियल आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड। एच के रिमूव करने पे भी जो ओ सी बचा रहा उसको बोलेंगे बी इज इक्वल टू ओ सी, यो है रिटेंटिविटी। ठीक है, और कोरेसिविटी, कोरेसिव फोर्स। ठीक है, कोरेसिविटी क्या होता है? जब हमने ओ सी को ज़ीरो बनाने के लिए जितना हम नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओ और डी, ओ डी इतना अप्लाई किया ना हमने, तो यही है हमारा कोरेसिविटी।
द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अपोजिट नेचर का लगाया ना, मैग्नेटिक फील्ड इज एच, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अपोजिट नेचर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन मटेरियल टू मेक रिटेंटिविटी ज़ीरो। रिटेंटिविटी को ज़ीरो, ओसी को ज़ीरो करने के लिए कितनी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी लगाई, ओ डी। तो एच इज इक्वल टू ओ डी इज द कोरेसिविटी। तो ग्रेटर विल बी द कोरेसिविटी, लॉन्गर विल बी द टाइम फॉर मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिज्म। मतलब वो जितना ज़्यादा, वो उतनी देर तक मैग्नेटाइज रह सकता है जितनी ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। मतलब जो ज़्यादा देर तक मैग्नेटाइज रहेगा तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड जो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे वो ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो कोहेरेसिव ये परमानेंट मैग्नेट्स में यूज़ होता है, जिसके लिए हमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट्स में यूज़ होता है क्योंकि उसमें हमें जो मैग्नेटिज्म है वो लॉन्गर टाइम के लिए चाहिए होती है। अब हम पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। जैसे हिस्टैरिसीस साइकिल की बात की हमने कि जो हमारी एनर्जी है वो रिकवर नहीं हो पाती यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम BH कर, ये क्या कितनी होती है ये एनर्जी, कैसे निकालेंगे हम, ये एरिया ऑफ दैट कर्व। एनर्जी कितनी लॉस होगी, जो BH कर्व का एरिया होगा वो हम प्रूव करेंगे अब। ठीक है, तो हम यही प्रूफ करना है कि एनर्जी लॉस कितनी हुई। अब हमें तो नहीं पता, BH कर्व का जब हम ग्राफ प्लेस करेंगे, साइंटिस्ट जो करते हैं, तो उससे ग्राफ का जो एरिया निकलता है उससे हम एनर्जी लॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें वही हमने जो मटेरियल है लेट बी, मैग्नेट के ऊपर जो कोयल जो है हमने राउंड करके लगा दी। ठीक है, मटेरियल के ऊपर, तो हम इसके अंदर से, कोयल के अंदर से करंट पास कर देंगे। सोलिनोइड की तरह है ये बेसिकली एक मटेरियल, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स वायर है कॉपर वायर की। ठीक है, तो कंसीडर आयरन रोड, आयरन की मतलब एक मटेरियल ले लिया हमने जिसकी लेंथ कितनी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, N नंबर ऑफ जो हमारी वायर्स है उसके टर्न्स I, और जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितनी है, H इज इक्वल्स टू NI/L। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि H क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये कितनी होती हैं, NI/L। एंड यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, I इज इक्वल्स टू HL/N। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैसे तो आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूँ, तो ये कितनी होती है कि जो फ्लक्स चेंज इन हमारी इंड्यूस्ड EMF कितनी होती है, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स के चेंज करने पे हमारे जो EMF प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d∅/dt। फाई इज इक्वल्स टू B इंटू एरिया। ये हमने बताया था कि फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये B इंटू डी एस, मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू डी एस। अब क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे जो कितना हो गया, B इंटू एरिया। एन टर्म्स के लिए तो N इंटू B है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, N इंटू A, यहाँ पे स्मॉल a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो स्मॉल a है। एन टर्म्स के लिए NA, और यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन था dB/dt, NA जो था कांस्टेंट तो हमने बाहर ले लिया, तो E कितना है। अब हमें पता है कि एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम कितना होगा, पावर लॉस निकाल रहे हैं हम। पावर क्या था, V इंटू I इंटू V इज इक्वल टू पावर, कितना लॉस हुआ। अब हमें पता है I की वैल्यू यहाँ से HL/N, E इंटू I, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कौन सी है, EMF, और करंट कौन सा है I, E इंटू I की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू HL/N, और B की वैल्यू कहाँ, यहाँ से जो E की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से, तो E की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी NA dB/dt, और I की वैल्यू HL/N, N से N कैंसिल, एरिया इंटू लेंथ H dB/dt। तो ये जो है हमारे पास आ जाता है। तो इन dt टाइम, अब हम पर यूनिट टाइम निकाल लेंगे, तो इसको हम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो था इसके लिए था, पर अगर हम स्मॉल टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो हम dt से मल्टीप्लाई करेंगे। तो dt से dt कैंसिल। अब हम पर यूनिट, अब टाइम dt टाइम स्मॉल टाइम के लिए निकाल लिया। एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम हमने यही तो पढ़ा था, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस, यहाँ पे जो हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होगी, एरिया इंटू लेंथ, तो AL से AL कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, H इंटू DB।
एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना आ गया, H इंटू डी बी। एरिया, ये H इंटू डी बी क्या है, बेसिकली एरिया ऑफ बी एच लूप या एरिया ऑफ बी एच कर्व। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम रिलेशन निकाल लेंगे बी एच कर्व और आई एच कर्व का। बिल्कुल सिंपल है, सेम ही होगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।